तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के जो विकास में जो इतिहास था उसके बारे में जानेंगे। यानी भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है उसका जो पिछला इतिहास क्या था, किस तरह से ब्रिटिश शासन और अंग्रेजों के द्वारा जो शासन और एक्ट बनाया गया था, जो कि आज जो भारतीय संविधान है वो किस हद तक निर्भर करता है ब्रिटिश रूल और रेगुलेशन पर, और इसका जो विकास में जो योगदान दिया था जो कि भारतीय संविधान में जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो एक्ट था, अधिनियम था और जो शासन व्यवस्था था उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि जो कि इसका जो किस पॉइंट से हम जानेंगे कि अच्छी तरह से हमको समझ में आए भारतीय संविधान के जो विकास में जो इतिहास रोल करता है। और यहाँ पे सबसे जो एक नियम लाया गया था जो कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। 1773 ईस्वी से ही शुरुआत होता है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी पर जो कि अपना आधिपत्य और शासन व्यवस्था और संसदीय प्रणाली की तरह व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का। तो आप जानिए, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में, जो कि इतिहास है उसको हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो कि एक युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, एक युद्ध हुआ था जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1757 का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों और एक नवाब थे सिराजुद्दौला, वो दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। जो कि अंग्रेजों का जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और एक और युद्ध था जो कि बक्सर का युद्ध था, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। जो बक्सर के युद्ध के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध करने के लिए जो नेतृत्व कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था हेक्टर मुनरो। और इधर से मुगल और नवाबों के द्वारा लड़ा गया था। तो मुगल में कौन था? तो मुगल में था शाह आलम द्वितीय, और नवाब था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम था। जो कि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल और नवाब लोग थे, वो सभी लड़े थे। जो कि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कि उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो इस तरह से और दोनों युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, और जीतने के बाद जो कि उसने अपने बंगाल पर जो कि शासन का शिकंजा कस लिया। तो बंगाल पर उसका आधिपत्य हो गया, बंगाल पर अपना शासन का शिकंजा कस लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी शासन व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि समय समय पर नए नए नियम लाते गए और नए नए एक्ट को पारित करते गए। तो इसी को अनुकूल व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शासन के लिए उन्होंने नए नए एक्ट और नए नए नियम को पारित किया। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इसका जो भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास का स्रोत था वो यहाँ से स्टार्टिंग था। और इसके बाद जो कि वो 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक रूल लाया गया 1773 ईस्वी में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम अच्छी तरह से अब समझते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में जानते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम था वो जो कि संवैधानिक महत्व से बहुत बड़ा इसका योगदान था। तो संवैधानिक महत्व के अनुसार इसका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो 1773 में जो इसका रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इसका जो कार्य था, इसका जो नियम था, इसका जो अधिनियम में जो रूल था उस पर समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा आप लोग। तो इसमें कहा गया था कि जैसा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पहला कदम उठाया गया था, जो कि भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, उसके कार्य को नियमित ढंग से और उस पर नियंत्रण करने के लिए जो व्यवस्था लाया गया था, जो कि यह पहला कदम था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 ईस्वी में उस कंपनी पर जो कि एक संसदीय प्रणाली की तरह उस पर शासन व्यवस्था करने का आधिपत्य जमाया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यानी भारत में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। यानी ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था जो कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियंत्रण और नियमित रूप से उसको संचालित करने का, जो कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था के तहत उस पर शासन किया जाए।
तो और इसका एक और पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका जो एक और पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी इस जो कि 1773 ईस्वी का जो एक रेगुलेटिंग एक्ट जो नियम है उसमें जो कंपनी ईस्ट इंडिया था उसको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता प्राप्त हुआ उसको, क्योंकि प्रशासनिक रूप शासन करने का एक नया तरीका उसको मिला और उसको राजनीतिक रूप से जो उसका अपना जो नियम व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो बनाना था और शासन करने का जो संचालन और जो कोई तरीका अपनाना था वो सभी व्यवस्था को 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया। तो फलस्वरूप यह रिजल्ट निकला कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था उससे यही रिजल्ट निकला कि केंद्रीय प्रशासन का उस समय जो कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि केंद्रीय प्रशासन का उस समय नींव रखाया, नींव जो कि उसी समय 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है यही जो कि शासन व्यवस्था करने का सबसे पहला कदम उठाया गया था जो कि संसदीय प्रणाली की तरह ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आप समझे होंगे रेगुलेटिंग एक्ट के विशेषताओं के बारे में। तो चलिए अब इसके और कुछ जो विभिन्न विशेषताएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामों के लिए, बहुत ही ज़्यादा जो कि यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी, रेलवे ये सभी एग्जामों के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस तरह इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम जो कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कि इसका जो कुछ विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाएंगे अलग अलग करके। तो इसके बारे में पहला जो विशेषता है उसको हम समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें कहा गया है कि बंगाल के जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर का जो पद है उसको गवर्नर जनरल में बदल दिया जाए। यानी बंगाल के जो गवर्नर का जो पद है, जो पद का नाम था गवर्नर, ओनली गवर्नर था, उसको बाद में जनरल लगा दिया गया। यानी बंगाल के जो गवर्नर था, जो पद था गवर्नर का, उसको गवर्नर जनरल के पद के नाम से आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पे उसके बाद जो कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में थे। यानी जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में कार्य करते थे। और इस एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल था जो बना था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स था। जो कि इसको याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स बना था। और बंगाल के जो गवर्नर था उसको पद को गवर्नर जनरल के रूप में बढ़ाया गया जो कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे, उसको रखा गया था। तो चलिए अब अगला पॉइंट है उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में जो कि दूसरा का पॉइंट जो हमको समझना है जो कि इस एक्ट के तहत जो कि लाया गया था, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार लाई गई, कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार लाई गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कि इसमें जो था कि गवर्नर जनरल और परिषद के 4 सदस्य थे जो संयुक्त रूप से कार्य करते थे। यानी गवर्नर जनरल और उसके परिषद के जो 4 सदस्य थे वो संयुक्त रूप से काम करते थे। यानी कि गवर्नर जनरल हो गया और 4 जो उसके परिषद का जो सदस्य 4 जो उसके परिषद का जो मेंबर था वो सभी एक साथ कार्य करते थे जो कि अपने शासन व्यवस्था में, जो कि कोलकाता प्रेसिडेंसी में जो कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये नियम लाया गया था। और आगे देखते हैं इसका पॉइंट। तो इस एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1774 में किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी एक मुख्य न्यायाधीश था उसमें और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इनका नाम जान लेते हैं थोड़ा, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कभी भी। तो देखिए यहाँ पे जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसका था कोलकाता उच्च न्यायालय का, वो थे सर एलिजाह इम्पे, सर एलिजाह इम्पे जो कि इसके मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजाह इम्पे कोलकाता उच्च न्यायालय के, जिसका स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। और अन्य 3 न्यायाधीश का जो नाम है वो है, पहला का नाम है चैम्बर्स, दूसरा का नाम है लिमेंस्टर और तीसरा का नाम है हाइड। यानी चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड जो कि 1774 में जो उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ कोलकाता में, उसका एक अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। तो चलिए हम ये पॉइंट्स को समझे हैं जो कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का जो कि विशेषताएं है उसके बारे में समझे हैं। तो चलिए कुछ और इसके बारे में और पॉइंट समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो आइए अब आगे देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो इसकी विशेषताओं में क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का, उसके बारे में समझते हैं। तो इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को, माने जो रेगुलेटिंग एक्ट है
इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि जो कंपनी के जो कर्मचारी है, कंपनी के अंदर में जो कर्मचारी थे, उसको निजी व्यापार यानी प्राइवेट जो कि सेल्फ बिजनेस नहीं करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस नहीं करने के लिए, व्यापार नहीं करने के लिए प्रतिबंध किया गया है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसके अलावा आप कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर आप कंपनी में ही कार्य करिए। और उसके बाद भारतीय लोगों से उपहार लेना बंद करना है कंपनी के कर्मचारियों को, तथा रिश्वत लेना बंद करना है। मैंने जो कि मैंने भारतीय लोगों से कोई भी चीज़ जो कि है वो लेना नहीं है। जो कि कंपनी में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको एक तो निजी व्यापार नहीं करना है और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत भी नहीं लेना है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया जो कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के। तो इसमें आगे कहा गया कि ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि एक संस्था बनाया गया है, कानून बनाया गया, जो कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए जो कि एक सशक्त रूप में आगे आया, जो कि इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो कि कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त करने के लिए, जो कि सक्सेसफुल रहा, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसको सशक्त बनाया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम आगे समझेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ इसमें कहा गया कि इसे भारत में इसके राजस्व यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसे का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अवश्य कर दिया गया। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार था, भारत में जो ब्रिटिश सरकार का शासन था, उसमें राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर कार्य करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस पर जो कि व्यापारिक मामलों के अंतर्गत इसका कार्य होता है, जो कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अवश्य कर दिया गया, जो कि इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत जो कि किया गया, इसको देना था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसको सभी इसकी डाटाओं को देना था। राजस्व विभाग के, नागरिक और सैन्य मामलों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती उसको ब्रिटिश सरकार के सामने इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाना था, जो कि कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त बनाया ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाकर। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जो कि भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में जो कि अगला अधिनियम लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 ईस्वी में लाया गया। इसमें यही कहा गया कि इसमें इस अधिनियम को लाने का सबसे बड़ा कारण था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में जो नियम बना था उसमें जो कमियां छूट गए थे उसको ही पूरा करने के लिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को 1781 ईस्वी में लाया गया, जो कि संशोधन करने के लिए। और इस एक्ट के तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार सौंपा गया। यानी कि इस जो कि ये एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में लाया गया, इसमें यह भी दर्शाया गया कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता की जो सरकार है, कलकत्ता में जो ब्रिटिश सरकार का सत्ता है, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार सौंपा गया। यानी कलकत्ता की सरकार को अधिकार मिला कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अपना विधि कानून को लागू कर सकते हैं, उस पर संशोधन करके उसको लागू कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ों को इसमें दर्शाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, जो कि 1781 में लाया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो चलिए अब अगला हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में जो कि 1784 में एक नया जो कि तीसरा एक्ट लाया गया था, तीसरा अधिनियम लाया गया था, जो कि भारतीय संविधान के विकास में जो कि योगदान किया, ये सभी अधिनियम, जिसमें 1784 में एक अधिनियम लाया गया जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। 1784 में एक अधिनियम लाया गया, जो एक्ट लाया गया उसका नाम क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में लाया गया। तो इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यानी कि इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में दोहरे प्रशासन का, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत किया गया, जिसमें दो भागों में इसको बांटा गया, दो प्रशासन को, जो कि दोहरे प्रशासन के रूप में था, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो क्षेत्र था वो व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो क्षेत्र था वो राजनीतिक मामलों के लिए था। यानी कि इसमें जो दो प्रशासन के लिए दोहरी
जो प्रशासन व्यवस्था लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसको 1784 में लागू किया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में बांटा गया इसको, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखा गया और राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक यानी कानून विधि व्यवस्था को संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को रखा गया, और व्यापारिक मामले के लिए यानी कंपनी से जो भी व्यापार होता है विदेश में, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कंपनी के जो व्यापारिक मामला था, जो कि वित्त से संबंधित और कच्चे मालों से संबंधित और जो कि इक्विपमेंट्स जो कि उसमें बनाए जाते थे, वो सभी के मामलों को जो इसमें रखा गया, व्यापारिक मामलों को रखा गया जो कि कंपनी के द्वारा जो कि व्यापार किया जाता था, वो सभी को दर्शाने के लिए, वो सभी के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। तो आप समझे होंगे जो शासन की प्रशासन की दोहरी व्यवस्था लाया गया है, जो कि इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में जो कि 1784 में लाया गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझे हैं भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास में, जो कि इसका जो पहला जो एक्ट सब था, जो कि इसका 3 एक्ट के बारे में हम जाने हैं, और बहुत सारे अभी अधिनियम बचे हुए हैं, एक्ट बचे हुए हैं, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में जो कि दोस्तों आएगा वो आएगा चार्टर अधिनियम से आएगा। तो चार्टर अधिनियम के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। इसका दूसरा क्लास रहेगा भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में, जो कि पहला क्लास था, और दूसरा क्लास चार्टर अधिनियम पर आएगा, जो कि भारतीय संविधान के विकास में क्या योगदान किया चार्टर अधिनियम, उस पर चर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जब मेरा वीडियो आएगा तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और मेरे वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें। नॉलेजेबल वीडियो है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामों के लिए, और देश स्तर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।